Hello friends, this is Neetu Sharma and welcome to Neetu Education World. Today we are here to discuss CTET exam 2021 पेपर 1 पार्ट EVS। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 का EVS पार्ट और उसके बाद हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो ये है पेपर 1 का EVS पार्ट और इसको हम डिस्कस भी करेंगे और इसका हम आंसर्स भी देखेंगे और ये आंसर की सीटेट की जो वेबसाइट पे आई है उससे मैच्ड आंसर की ही मैं आपको देने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 61, मैपिंग स्किल इन EVS हेल्प डेवलप। EVS में जो मानचित्रण कौशल है वो हमें क्या करने में मदद करता है? रिकॉर्डिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, द स्किल्स ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप और फोर्थ वन इज़ द स्किल्स ऑफ प्रिडेटिंग एंड कैलकुलेटिंग। तो आई थिंक मुझे हिंदी में बोल देना चाहिए, आप लोगों के लिए समझना भी इजी रहेगा। और आप मुझे कमेंट में बताना भी कि मैं अपना जो भी वीडियो बनाऊं वो ज़्यादा हिंदी में फोकस करूं या इंग्लिश पे फोकस करूं। तो EVS में जो मानचित्रण कौशल है वो किस में मदद करता है? तो इसका आंसर रहेगा 2, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। ये वाला इसका आंसर रहेगा, क्योंकि EVS में जो भी मैपिंग स्किल्स होती हैं वो हमें क्या बताती हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, डायरेक्शन, वो सब बताने में हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो मैं इंग्लिश में भी एक बार इसको बोल देती हूँ। समवन ऑफ क्लास 5 यूजुअली डजंट डू हिज गिवन क्लास वर्क, द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड टू बी। तो उस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये वाला भी सही है, लेकिन हमें उस आंसर को चूज करना है जो उन चारों में से हमें बेस्ट लगेगा। तो फर्स्ट है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। सेकंड विकल्प है कि उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। थर्ड है कि उसी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कार्य करने को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और फोर्थ ऑप्शन है किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो 4 नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी दूसरे बच्चे को हम किसी का काम करने के लिए नहीं बोल सकते, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम उसको दूसरा कोई आसान गृह कार्य दे दें, ऐसे तो वो क्लास से पीछे ही रह जाएगा। तो इससे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कि टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफ़िकल्टीज एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। कि उसको कहाँ पे कठिनाई हो रही है, उसको समझने में दिक्कत है, क्या करने में दिक्कत है, उसका पता लगाना और उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना या समायोजित करने के लिए उससे बात करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया है। तो ये कोई टीचर हैं जिन्होंने एक टॉपिक पे वाद विवाद यानी कि जो आपकी होती है डिबेट का एक आयोजन किया है। तो उसमें बताया कि मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। मतलब टीचर ने अगर कोई आयोजन किया है या कोई डिबेट रखी है तो उसका कोई कारण तो होगा ना। तो इनमें से हमें वही बेस्ट रीजन ढूंढना है कि किस लिए उन्होंने वो वाद विवाद की प्रतियोगिता या उस विषय में कक्षा में आयोजन किया है। तो इन चारों में से इसका बेस्ट आंसर है या फिर इसका जो सही आंसर वो है आंसर नंबर 2 कि वो इस मुद्दे पर मीन्स डीजल का वाहनों में जो प्रयोग हो रहा है उस पर बैन होना चाहिए, उसका निषिद्ध होना चाहिए। जो ये विषय है इस विषय पे क्या करना चाहती हैं? छात्रों के दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, या वो बच्चों के दृष्टिकोण को समझना और एक दूसरे के उसको सराहना करने के विषय में बात करना चाहती है। ठीक है, तो यही उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कुछ साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बुरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्यक्रम में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा?
तो एनसीईआरटी की जो 5th स्टैंडर्ड की ईवीएस की बुक है उसमें अल-बुरानी नामक का एक टॉपिक है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि जो है वो उसको अनुच्छेद को शामिल करने का रीज़न क्या होगा, मतलब क्या उद्देश्य होगा, क्यों शामिल किया गया इसको। तो इसमें आपको ये 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले है ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। सेकंड है ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। थर्ड है ये शिक्षा को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और फोर्थ ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको आंसर्स में एक से ज़्यादा ऑप्शन एक साथ दिए जाते हैं और आपको फिर अपने ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के पहले समझना है कि कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए आपको एक ये ऑप्शन दे रखा है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने। तो रिकॉर्डिंग में सुधार करने के लिए कभी भी कोई टॉपिक को ऐसे शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारे पास मतलब नंबर 4। और नंबर 4 में दिया गया हमें A, C और D, मतलब इन तीनों को इंक्लूड किया गया है, इसको भी और इसको भी। तो इन तीनों को इंक्लूड किया मतलब कि इतिहास के स्रोतों की पहचान करना भी उसका उद्देश्य था, 1000 साल पहले भारत में जो मौजूद तकनीक थी उसकी सराहना करना भी उसका उद्देश्य था, और जो शिक्षार्थी हैं उनमें इतिहास के जो साक्ष्य हैं, साक्ष्यों की भूमिका की सराहना में करने में मदद करना भी इसका उद्देश्य था। तो इसलिए इसका आंसर होगा A, C, D तीनों जहाँ पे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, मतलब द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, किसमें हेल्प करता है, जो उसका इंटीग्रेटेड नेचर मतलब इंटीग्रेटेड जिसमें सारी चीज़ों को समाहित किया जाता है, एक साथ लिया जाता है, जोड़ के लिया जाता है। तो ये किस लिए हेल्पफुल है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों में सीखने में। नंबर 3 है पाठ्यक्रम को भार को कम करने में और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। और नंबर 4 है पाठ्यक्रमों के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तो अगर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ हम एक ऑप्शन को आधा पढ़ते हैं और हमें लगता है कि यही सही है और हम उसको टिक कर देते हैं। तो जो ईवीएस को एकीकृत रूप में लिया गया है उसका एक कारण ये भी है कि वो पाठ्यक्रम को भार को कम करना चाहते थे, लेकिन वो शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में भी मदद करता है, ये नहीं कि वो विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है। तो आपको 4 आंसर दिए गए हैं, उनमें से कौन सा है जो ईवीएस के असेसमेंट में या ईवीएस के आकलन में व्यापक संकेतक नहीं है, कि एक ब्रॉड इंडिकेटर नहीं है उसको असेस करने का। तो समानता के प्रति सरोकार वो तो होता है, अवधारणा मैपिंग, सहयोग कोऑपरेशन वो भी ईवीएस में कोऑपरेशन के लिए भी बोलते हैं, कंसर्न फॉर जस्टिस वो भी होता है। इसका आंसर है कॉन्सेप्ट मैपिंग, यानी कि अवधारणा मानचित्र। अवधारणा मानचित्र मैपिंग स्किल्स का एक टॉपिक है ज़रूर, लेकिन वो ईवीएस के आकलन के लिए व्यापक संकेतन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास अवधारणा मानचित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रेटजी इज टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर, मतलब पर्यावरण अध्ययन है जो उसमें प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उसने पूछा है कि क्यों किया जाता है, कि ईवीएस में क्वेश्चनिंग को एक स्ट्रेटजी के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को पहले पढ़ेंगे, फिर जो हमें ठीक लगेगा और जो लॉजिकल आंसर होगा वही हम देखना है। नंबर 1 है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। मतलब अगर टीचर बच्चों से कोई प्रश्न पूछता है किसी भी टॉपिक के बारे में शुरू करने से पहले, तो वो क्यों पूछता है, वो इसीलिए पूछता है कि जो कक्ष में बच्चे बैठे हैं
उनकी जिज्ञासा, उनके एक अंदर एक क्यूरोसिटी अराउज हो, उनके मन में उसको जानने की इच्छा पैदा होती है, क्यूरोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने की, तो वो उस टॉपिक को या उस चीज़ को अच्छे से सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो इसीलिए प्रश्न को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 60, मतलब क्वेश्चन नंबर 68। With our 50 students in her class, Vani wants to engage them in an activity which involve maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activity will be suitable for this purpose? तो जो वानी है एक टीचर, उसकी कक्षा में 50 बच्चे हैं, वो उनको एक ऐसी एक्टिविटी में जोड़ना चाहती है जो उनको सीखने में को बढ़ावा दे और सीखने के लिए ज्ञानेंद्रियाँ जो इनकी इंद्रियाँ हैं वो शामिल हों। तो उसको कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए या कौन सी एक्टिविटी करवाना ठीक होगा। तो अब देखो, बात की गई है आपके सेंसिटिव मोटर्स की, जहाँ पे आपकी सेंसेस की बात आ जाती है तो आपका आंसर रिलेटेड होगा बाहर से। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तो हमारी बाहर कक्षा से बाहर, ठीक है, तो हमारी सारी सेंसेस अच्छे से वर्क करती हैं, हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। तो जब हमारी सारी सेंसेस कब शामिल होंगी? जब हम आउटसाइड होंगे, ठीक है। तो इसके एक बार ऑप्शन देख लीजिए। उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, कक्षा का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना और समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर होगा आपका नज़दीक के स्थान के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप EVS में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। EVS के लिए कहा ही जाता है कि EVS को आप कक्ष में यानी क्लासरूम में बैठ के तो पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे अंगेज नहीं होते हैं। जब तक उनको क्लास से बाहर नहीं ले जाया जाता एनवायरनमेंट में, तब तक उनकी सेंसेस उतने अच्छे से काम नहीं करती। तो जब वो फील्ड ट्रिप पे निकलेंगे तो वो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, इवन उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी तो वो उसके बारे में पूछ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती हैं? तो ये कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को EVS की कक्षा के लिए या EVS के लिए स्पेशल वो बोलती है कि आप समाचार पत्रों को पढ़ो, पत्रिकाओं को पढ़ो। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? अभी देखो, आप ऑप्शन देखोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। जी नहीं, कोई भी समाचार पत्र या कोई पत्रिका पढ़ के आपके विचार या आप स्वतंत्र हों, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समाचार पत्र पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है आपके पास ये मनोरंजन के साधन है। अगर मनोरंजन के साधन ही देने हैं तो फिर वो कॉमिक बुक पढ़ने के लिए देते कि समाचार पत्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर होगा कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि जो समाचार पत्र होते हैं या जो भी मैगज़ीन वगैरह होती हैं वो हमारे रियल वर्ल्ड के बारे में होती हैं कि देश के किस कोने में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर हैं, उनको किससे, जो हमारा रियल वर्ल्ड है उससे कनेक्ट करता है। और EVS तो है इसके बारे में कि हम बच्चों को कैसे उसकी डेली लाइफ सिचुएशन से या उसके रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल? तो नीचे दिए गए जो कौन सा राज्य है जहाँ पर तोरंग कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जंगल को। तो जंगल तो हम सब समझते हैं, लेकिन किसी स्पेशल राज्य में, किसी एक राज्य में उसको तोरंग कहा जाता है। तो वो राज्य है हमारा झारखंड। और ये आपके NCERT की EVS की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने जितना है नहीं, वहाँ पे कहा जाता है तो कहा जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 71। योर हाउस इज़ लोकेटेड एट X एंड द स्कूल इज़ लोकेटेड एट Y। चलो इसको हिंदी में ही पढ़ लेते हैं कि आपका घर X पर स्थित है और आपका स्कूल Y पर स्थित है, और यह आपका विद्यालय ठीक आपके सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आपका घर और आपका जो स्कूल है
आमने सामने हैं एक दूसरे के बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे बीच में क्या है, हाईवे है, मेन वो है, तो हाईवे होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, इसलिए आपको घूम कर जाना पड़ता है। तो ये आपका मैपिंग स्किल का एक क्वेश्चन है कि आपको कितना मुड़ना है, कब नॉर्थ में जाना है, कब ईस्ट में जाना है, और इसमें वही आपकी मैपिंग स्किल ही देखी जाती हैं, जो मानचित्रण क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको सिर्फ ये पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और फिर मैं नीचे दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है। तो अब देखो, मानचित्र को समझने के लिए सबसे ये है कि आप ये ले लो, ठीक है, ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये है वेस्ट। तो सबसे पहले बोला कि आप इस पॉइंट पे हो, यहाँ से आपको पहले 125 मीटर जाना है साउथ में, यानी कि दक्षिण में। यहाँ पे गए आप 125 मीटर, फिर आपको जाना है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर बोला है ईस्ट में, तो आप देखो ये इस डायरेक्शन में है, तो हम इस डायरेक्शन में। उसके बाद आपको बोला है कि आपको फिर से 125 मीटर जाना है नॉर्थ में, तो अब आप यहाँ से फिर से यहाँ चले गए नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप 125 मीटर चलिए। अब आपको पहले ही बोला था कि आपका ये जो घर है, होम आपका, वो आपके स्कूल से क्या है, आमने सामने, तो हो गए आमने सामने। अब ये पूछा है इसमें कि आप विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एट वाई योर हाउस एट एक्स इज़, तो आपको बताना है एक्स पॉइंट, ये जो है वाई के सापेक्ष में किस तरफ होगा। तो अब ये देखो, यहाँ पे आपका स्कूल है, और ये इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये कौन सी होगी, वेस्ट। तो ये हो गया आपका वेस्ट, और कितना होगा, ये नीचे दिया गया था 100, तो ये हो गया आपका 100 मीटर वेस्ट, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, जो फर्स्ट है दे रखा है आप लोगों को, 100 मीटर पश्चिम या 100 मीटर ड्यू वेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली, कि आज हम बिना मिर्च के भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दीज वर ब्रॉट टू अवर कंट्री बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम, तो ये हमारे कहाँ से आई हैं, व्यापारी इस मिर्ची को हमारे देश में कहाँ से लाए हैं। ये भी अगेन NCERT EVS का क्वेश्चन है। तो सिंपल आंसर है दक्षिण अमेरिका से, यानी कि साउथ अमेरिका, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, साउथ अमेरिका। ओके, है रेलवे वाला कि कोई ट्रेन कहाँ से चली, कितनी दूर गई, कितने दिन में पहुँची, तो उसकी एवरेज डिस्टेंस क्या होगी, अगेन से वही। ये भी आपके NCERT में आपको एक ट्रेन से रिलेटेड, मतलब आपकी यात्रा से संबंधित एक चैप्टर है, उसी से रिलेटेड है कि आपने यहाँ से यात्रा आज शुरू की और आप परसों वहाँ पहुँचते हैं, इतने बजे से इतने बजे का टाइमिंग था, तो आपको कितना टाइम लगा, या फिर वो पूछ लेंगे कि आपने इतनी टाइम में इतनी दूरी तय की, तो आपकी गाड़ी की एवरेज चाल, मतलब औसत दूरी क्या होगी, या औसत चाल क्या होगी, तो वही। तो ये भी मैं आपको एक बार समझा तो देती हूँ। देखो, एक कोई लड़का है जो कि नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून को, अब देखो 4 जून को चली है रात को 10:30 बजे, और 6 जून को सुबह 4:30 बजे पहुंची है। तो 4 जून से लेके आपको 5 जून और 6 जून सुबह मॉर्निंग 4:30 बजे तक का टाइम काउंट करना है। तो यदि इस समय अंतराल में गाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो अब उसने आपको दूरी बता दी है ऑलरेडी, देखो ये मैंने इसको सॉल्व कर रखा है कि उसने आपको दूरी तो बता ही दी कि ये है आपकी डिस्टेंस 1145, और टाइम कितना लिया है वो आपको निकालना है। तो टाइम आपका बनेगा 30 आवर्स। कैसे बनेगा, 4 जून से लेके 5 जून तक की रात के 10:30 से 10:30 24 घंटे, और उसके बाद रात को 5 जून के रात के 10:30 से लेके 6 जून के सुबह 4:30 बजे तक के 6 घंटे, तो 24 + 6 30 घंटे आपके टोटल बनेंगे। और डिस्टेंस उन्होंने दे रखे 1145, उसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38.5 किलोमीटर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो मधुमक्खियों के बारे में सही नहीं है। तो ये भी NCERT की बुक में EVS का ही एक क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं, फिर छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं, उसके बाद है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती हैं, ये भी सही है।
और जो फर्स्ट था कि काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है वो भी सही हैं, और जो छत्ता होता है उसमें कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं ये भी सही हैं। और जो लास्ट है 4th नंबर पे, नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है कि जो नर मधुमक्खियाँ हैं उनकी वहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, वो संख्या में भी थोड़ी ही होती हैं और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो इसलिए ये बात गलत हुई। और वही उसने पूछा था कि कौन सा जो कथन है वो मधुमक्खियों के बारे में सही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये 4th। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व में बनाया गया था, या किसने लिखा है किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये तो हर किसी को पता है कि हमारे देश का संविधान किसने बनाया था या किसके नेतृत्व में बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में। ठीक है, तो इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 76, पौधों के विषय में किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। मतलब पौधे कौन कौन से काम करते हैं, आपको 4 काम दे रखे हैं, उनमें से फिर आपको उनको पढ़ के आपको बताना है कि क्वेश्चन है कि इनमें से जड़ों के कार्य क्या हैं, कि जो जड़ हैं वो क्या काम करती हैं। अब पहले पौधे के कार्य क्या कर रहे हैं, पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन यानी कि फूड जो होता है उसको संचारण करना, स्टोर करना, और जो भी मिनरल्स और वाटर हैं उसको अब्जॉर्व करना। तो ये 4 काम दे रखे हैं। अब इसमें से पूछा कि जड़ों के कार्य क्या हैं, तो जड़ों के कार्य होते हैं इसमें से आपके पौधों को सहारा देना, ये जड़ का कार्य है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद भोजन को स्टोर करना, ये भी फूड को स्टोर करना, ये भी जड़ों का कार्य है, और वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उनको अब्जॉर्व करना भी, ये भी जड़ों का कार्य होता है। इस चीज़ का आंसर हो जाएगा 2, A, C और D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। संघ शासित प्रदेश होता है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये बहुत इजी है क्योंकि पर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, सिर्फ मणिपुर है जो कि एक स्टेट है, तो यही यूनियन टेरिटरी नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो पेट्रोलियम के उत्पादक, इसका आंसर है गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ पर पेट्रोलियम का यानी कि जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 79 यानी कि क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। यानी कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 times एज फार एज वी कैन सी। तो ये कौन कौन से पक्षी हैं यानी कि जो कि हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं, वो हैं ईगल, काइट एंड वल्चर, यानी कि बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, ये हमसे इनकी जो देखने की पावर है वो 4 गुना ज़्यादा होती है और ये बहुत दूर से या बहुत हाइट से अपने शिकार को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अब ये है, पोचमपल्ली इज़ अ टाउन ऑफ साउथर्न state of India which is famous for its beautifully designed bright colored Pochampalli sari and for the special kind of wave which is also called Pochampalli. This town is now a part of। तो ये पूछा गया है कि पोचमपल्ली है एक क्या है, एक कस्बा है, एक टाउन है जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य का कस्बा है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पे सुंदर सुंदर चमकदार रंगों से पोचमपल्ली की साड़ियाँ बनाई जाती हैं और उनकी बुनाई की जाती हैं। तो अब ये पूछा है हमें कि ये कौन सी स्टेट में है, जो ये पोचमपल्ली टाउन है ये कौन सी स्टेट में है। तो पहले ये था आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के 2 पार्ट हो चुके हैं। तो अब ये कस्बा किस में आता है, ये टाउन कहाँ आता है, ये आता है अब तेलंगाना में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 81, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। तो इसने पूछा है कि जो नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ हैं उनमें से कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कि लौह तत्व यानी कि आयरन जिनमें भरपूर मात्रा में मिलता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसमें अब देखो, आंवला सही है लेकिन कैबेज गलत है और टमाटो भी गलत है।
टमाटो विटामिन सी ज़्यादा होता है टमाटो में, न कि आयरन। उसके बाद कैबेज भी गलत है यहाँ पे आंवला और स्पिनच, ठीक है। हमें वो मेंबर को ढूंढना है जिसके सारे ऑप्शन ही सही होंगे। उसके बाद जैगरी सही है, आंवला सही है, लेकिन टमाटो गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4, आंवला, स्पिनच और जैगरी, यानी कि आंवला, पालक और गुड़, ये तीनों ही ऐसे आइटम हैं जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट विद pea plants and found that pea plants has some traits which come in pair such as rough or smooth, tall or short, yellow or green, etc. तो ये आपने आपके DLD या BEd में ये क्वेश्चन आपने पक्का पढ़ा होगा अगर आपने अच्छे से बुक पढ़ी हैं तो। ये एक ग्रोगर जॉन मेंडल के बारे में था, जिसने मटर के पौधों पे उसकी अलग अलग वैरायटीज़ को मिला के या उसके बहुत सारी जोड़ियाँ अलग अलग पेयर्स बनाए थे, और उसने उनको पेयर्स बना के उगा के देखा था कि उनमें कैसे अलग अलग, जैसे कोई चिकना है, खुरदुरा, लंबा बोना, ये कैसे हो रहे हैं वो मटर के पौधे। तो ये उसी के बारे में है। तो इसका आंसर विदाउट डाउट है ये गेरगो जॉन मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रूफ्स। तो इसने बोला पहली बात तो स्ट्रॉन्ग बैम्बू से, तो बैम्बू से जो घर बनते हैं वो बनते हैं, बैम्बू के पिलर के ऊपर जो घर बनते हैं वो बनते हैं असम में, और 3 से 3.5 मीटर हाइट पे बनते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है, और स्लोपिंग रूफ भी इसीलिए बनती है क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है और वो पानी नीचे चला जाए डायरेक्ट। तो इसका आंसर सिंपल असम ही रहेगा, उड़ीसा से रिलेटेड नहीं है। राजस्थान में वो आपके कच्चे मकान बनते हैं और उनको लिपा जाता है मकड़ी मक्खियों से दूर रखने के लिए, और लद्दाख में आपके पत्थरों के या स्टोन के घर बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात एंड पटना कैपिटल ऑफ बिहार रिस्पेक्टिव्स आर। तो इसमें पूछा है कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसको सेंटर में रख के हमें पूछा गया है। तो दिल्ली के कंपैरिजन में, मतलब दिल्ली को बीच में रख के गांधीनगर का और पटना की जो डायरेक्शंस हैं, मतलब उनकी रिस्पेक्टिव दिशाएं क्या होंगी वो पूछा गया है। तो ऑब्वियसली अगर दिल्ली यहाँ पे है तो इस तरफ आपकी गुजरात की राजधानी होगी गांधीनगर और पटना इस तरफ होगी, ठीक है। तो सही बात है, क्या होगी ये आप देख लो अपने दिमाग में सोच के, या फिर आप एक ऐसे डायरेक्शन बनाना चाहो तो वैसे भी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे होगी इस तरफ और ये इस तरफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि दिल्ली के लिए पूछा है, दिल्ली को सेंटर में रख के, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी, कौन सी होगी, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट, क्योंकि इस तरफ आपका वेस्ट है, इस तरफ आपका साउथ है, ये साउथ वेस्ट होगी। ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है ही, तो दूसरी क्या होगी आपकी साउथ ईस्ट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4th, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, जो कि मैं भी कंफ्यूज हो गई थी एक बार, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85। हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड EVS क्लासरूम। तो EVS क्लासरूम, एकीकृत EVS क्लासरूम के लिए क्या योजना बनाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर EVS के बारे में बात हो रही है और उसमें इंटीग्रेटेड ऐड किया गया है तो हम 2-3 सब्जेक्ट्स को मिक्स कर सकते हैं या 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके उसके बारे में पढ़ा सकते हैं। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंधन करना। बात इंटीग्रेशन की हुई है तो हम अलग अलग के बारे में कैसे, सेपरेट के बारे में कैसे सोच सकते हैं। सेकंड है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापन का प्रबंधन करना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है एक पाठ में
दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, या फिर उसके बाद है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो सेपरेशन की तो बात ही नहीं हो रही ना, इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो हम एक पाठ में दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक नहीं है। आपने अगर NCERT की EVS की बुक पढ़ी है तो उसमें बाकायदा दी गई हैं कि जो हमारी EVS की बुक है वो 6 थीम्स पे बनी है। तो उन्हीं 6 थीम्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सी थीम, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एक वो EVS की थीम है। अब वो थीम अगर आपको पता होंगे तो आपको पता चलेगा। तो कौन कौन सी थीम है हमारे पास? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू। तो यही हमारा आंसर होगा। कौन सी है? ये वाली थीम, ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये EVS के अकॉर्डिंग हमारी जो EVS की सिक्स थीम्स हैं उनमें से एक थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट शुड वी अवॉइडेड इन एंसीडेंटल रिकॉर्ड्स, मीन्स जो उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या दर्ज नहीं करते, हम इसमें एक तो चलो पहले इनके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना। फिर है मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट, लेने वाले कथनों को लिखना। फिर है आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मीन्स बच्चे की कमजोरियों और मजबूतियों को पहचानना। या फिर आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप, तो बच्चे की रुचि और उसके संबंधों की पहचान करना। तो एंसीडेंटल रिकॉर्ड्स में हमको इन 3 चीज़ों को ही दर्ज नहीं करना है। कौन कौन सी चीज़ों को? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को, स्ट्रेंथ और वीकनेस को, और इंटरेस्ट और रिलेशनशिप के एरियाज को, क्योंकि ये सारे हमारे डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग के अंदर आते हैं। तो इसमें हम इन तीनों चीज़ों को ही अवॉइड करेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा A, C और D। ये वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को हम इसमें दर्ज नहीं करते हैं और वही हमसे पूछा गया है कि क्या दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, स्मिता वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू वर्क, व्हाट शुड स्मिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशन। तो उसने क्या बोला है कि स्मिता कौन है? ये शिक्षिका है जो कि अपने बच्चों को लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील सेंसिटाइज करना चाहती हैं। तो उनको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो देखो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। तो इसमें देखा केवल लड़कों के प्रति से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, ये तो जेंडर हो ही जाएगी जेंडर डिस्पैरिटी। उसके बाद है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। उसके बाद है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों में प्रस्तुत करे, ये भी गलत होगा। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ना। अगर आपको जेंडर बायसनेस को ख़त्म करना है, उसमें डिस्पैरिटी जो विषमता है उसको कम करना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें बच्चों को समझाना होगा कि जेंडर के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम औरत ही कर सकती है, ये काम सिर्फ कोई पुरुष ही कर सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे कि जो कि ऑटो चालक है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा मतलब ऐसे रूढ़ियाँ हैं कि माना जाता है कि औरतें जो हैं वो व्हीकल नहीं चलाती या ऑटो नहीं चलाएंगी, ये नहीं चलाएंगी। तो इस विषमता को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकती है टीचर कि किसी ऐसे छात्र की माँ को कक्षा में बुलाए जो कि एक ऑटो चालक है। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, मैंने एक महिंद्रा का ऐड देखा है जिसमें टीवी पे, जिसमें एक लेडी है जो कि ट्रक को चला रही है, क्योंकि वो ट्रक उसके हस्बैंड का था और वो एक्सपायर हो जाते हैं तो वो उसको चला रही है, ठीक है। तो वो जो वीडियो बनाया गया है या जो ऐड बनाया गया है वो जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसी को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है या उसी को समझाने के लिए बनाया गया है कि औरतें भी ये सारे काम कर सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, Punit gave his class we learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. Punit wanted to कि पुनीत जो एक टीचर है वो क्या कर रहा है, अपनी कक्षा जो 5 के शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको मानव शरीर का एक स्ट्रक्चर दे रहा है, रूपरेखा दे रहा है
और उनको भोजन विषय को पढ़ाने के लिए, मानिए उसको फूड का चैप्टर पढ़ाना है, उसके लिए वो उनको पाचन तंत्र बनाने को कहता है। तो वो क्या चाहता है, जो अध्यापक वो क्या चाहता है? तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि वो बच्चों की ड्राइंग स्किल्स को पहचानना चाहता है। ये तो कैसे हो सकता है, ड्राइंग स्किल्स का ईवीएस के चैप्टर से क्या रिलेशन होगा? फिर है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों को मूल्यांकन करना, नहीं, चैप्टर उनको पढ़ाना है अभी। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये देखना, इसलिए हम थोड़ी कोई। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों में को प्राप्त करना, यही इसका इल्सिट लर्नर्स आइडियाज़ अबाउट डाइजेशन, मीन्स बच्चों के दिमाग में जो पाचन तंत्र से संबंधित क्या विचार हैं उनको जानना, क्योंकि उन्हें अभी फूड का चैप्टर पढ़ाना है। ठीक है, तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं, और उनमें उसने पूछा है कि अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा है कि उसके बारे में क्या संबंध में उसके सही नहीं है। तो हम एक बार अपने ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। फिर उसके बाद है बच्चे को सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। कैसे हो सकता है? अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। देखो ये तीनों फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? कि बच्चे के सीखने की कोई भी सॉरी वेट अ मिनट, मैंने बिना देख के कर दिया एक। ये जो दिया गया है आपका, ये सही है और ये सही है और ये सही है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में किया जाता है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी भी की जाती है, उनको जो रचनात्मक आकलन है उसमें, ताकि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और उसके आकलन में मदद कर सकते हैं। और उसके बाद अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक समय पर कार्रवाई कर सकते हैं कि अगर बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या कुछ चीज़ें उसको नहीं हुआ तो वो उनको दोबारा से करवा सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट कार्ड की जो दे रखा है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के रिलेशन में कि इट इज़ टू रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ, कोई भी ऐसा नहीं करता है। तो इसीलिए ये करेक्ट नहीं है और वही हमें पूछा था। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ये वाला। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड का तिमाही में उसकी सूचना देना, ऐसा कोई कहीं पे भी नहीं लिखा और नहीं ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो ये इसके संबंध में सही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए हों। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।